निकल पड़ा हूँ एक नई ट्रिप पे अपने दोस्त के साथ। मैंने और मेरे दोस्त ने अभी रिसेंटली एक जॉब खोई है। कुछ दिनों बाद हमें नई जॉब ढूंढनी होगी और हम अपनी अपनी राहों में फिर से निकल जाएंगे। शायद मैं कोई बिज़नेस करने शुरू कर दूं, शायद हम दोनों की का सिलेक्शन किसी एक कंपनी में ना हो। और ये जानते हुए कि ऐसा हो सकता है हम ज़िंदगी में दोबारा ना मिलें, शायद सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे ही कनेक्टेड रहें। इस ट्रिप में मोबाइल का जो कनेक्शन है वो बहुत कम रहेगा क्योंकि हम एक हिल स्टेशन पे जा रहे हैं। लेकिन हम बहुत सारी बातें करेंगे और इन 3 दिनों के ड्यूरेशन में कुछ मैं अपनी बताऊंगा, कुछ उसकी सुनूंगा, कुछ वो हम मेरी सुनेगा, कुछ अपनी बताएगा। और इसी तरह से ये जो ट्रिप है वो निकल जाएगी। इस ट्रिप के ख़त्म होने के बाद हम फिर से निकल जाएंगे अपने उसी दुनिया में जहाँ पे हमें सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोचना होगा, EMI भरने के लिए, बिल्स भरने के लिए। हमें शायद वो दोस्त याद ना रहे जिनके साथ बैठकर हमने साथ में काम किया था, या फिर जिन्होंने ये ट्रिप पे आने से पहले इस ट्रिप को कैंसिल कर दिया था। लेकिन कभी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे कभी हम ये फ़ोटोज़, ये वीडियोज़ दोबारा देखेंगे तो हमें ये याद रहेगा कि हाँ, नितिन कौन था, उसको याद रहेगा कि सुभाष कौन था। ओके गाइस, हम लोग नैनीताल पहुंच चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हो नैनीताल झील है। और ये जो लेक है इसकी जो सीनिक ब्यूटी है, ख़ास तौर से नेचुरल ब्यूटी की वजह से यहाँ पे एक बहुत सारे टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे आते हैं, बाहर से आते हैं, देश के बाहर से भी आते हैं और हमारे देश भारत से भी बहुत सारे लोग आते हैं। अभी वैसे ऑफ बीट सीज़न चल रहा है, मानसून सीज़न चल रहा है, तो इस समय भीड़ बहुत कम है। और हमें इस समय थोड़ा सा समय था और मेरा जो फ्रेंड है जो मेरे साथ आया हुआ है उसको भी इस समय टाइम था, तो हम लोगों ने प्लान बना लिया। उसका कुछ बेनिफिट भी मिले, जैसे कि हमें जो धर्मशाला है वहाँ पे स्टे मिल गया जो कि बहुत सस्ता था। 130 रुपये में हमें दोनों का स्टे मिल गया। डबल बेड है उसके अंदर, हम आराम से सो लिए, रेस्ट कर लिए। और अगर हमें जनरली प्राइवेट होटल्स में मैं चेक करूँगा ना तो करीब 15 से 1000 से 1500 तक का रूम रेंट दिखा रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें काफ़ी बेनिफिट हो गया ऑफ बीट सीज़न में यहाँ पे आने में। ठीक है, अगर मैं इसकी हिस्ट्री में बात करूँ, इसकी 2 हिस्ट्री हैं। एक तो माइथोलॉजिकल हिस्ट्री है और एक प्री ब्रिटिश एरा की हिस्ट्री है। ठीक है, तो माइथोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जो शिव जी हैं वो अपनी पत्नी सती जी को जब ले जा रहे थे, जब उन्होंने बेसिकली अपने आप को जला लिया था, तो उनकी जली हुई बॉडी को जब ले जा रहे थे तो उनकी आँख जो है वो यहाँ पे आके गिरी थी, ऐसा माना जाता है। क्योंकि आँख को नैन भी कहते हैं, इसी की वजह से इस लेक का नाम नैनीताल पड़ा और इस जगह का नाम भी नैनीताल पड़ा। नैना देवी टेम्पल है यहाँ पे, और जो कि एक शक्तिपीठ भी जानी जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ प्री ब्रिटिश एरा की हिस्ट्री की, तो यहाँ पे ना एक ब्रिटिश शुगर ट्रेडर हुआ करते थे, पी बैरोन नाम था उनका। 1841 में वो यहाँ पे आए, तो यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, ख़ास तौर से माउंटेन्स और ये जो लेक्स हैं, इनको देख के बहुत ज़्यादा मेस्पराइज हो गए। उसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे एक कॉटेज बना दिया जिसे पिलग्रिम्स कॉटेज कहा जाता है। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक समर डेस्टिनेशन बन गया ब्रिटिशर्स का, और धीरे धीरे उन्होंने इसको एक हिल स्टेशन में कन्वर्ट कर दिया। ये पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जो कि आज़ादी के बाद उसको उत्तर प्रदेश नाम कर दिया गया था। ठीक है, तो यूनाइटेड प्रोविंस में एक समर डेस्टिनेशन बन गया था यहाँ पे, और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जितने भी कंस्ट्रक्शन किए, जितने भी डेवलपमेंट किया, तो वो यहाँ पे अगर आप बिल्डिंग देखोगे ना तो सारी लगभग ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे गवर्नर्स हाउस है, उसको भी आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। अभी फ़िलहाल मैं अगर जैसे मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश अब कहा जाता है यूनाइटेड प्रोविंस को, लेकिन जो उत्तर प्रदेश है वो उसका भी 2000 में डिवाइड हो गया उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। तो अभी जो नैनीताल है वो उत्तराखंड में आता है। तो ये तो जो है वो इसकी हिस्ट्री है। बाकी आप एज ए टूरिस्ट आना चाहते हैं तो अगर समर में आना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि वेदर हमेशा ठंडा रहता है। और सर्दियों में भी बहुत लोग आते हैं एंजॉय करने, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ पे टेम्परेचर गिर जाता है। तो आप जैसे भी आप चाहें तो किसी भी सीज़न में आ सकते हैं। मानसून में हम आए, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। हालांकि ऑफ बीट सीज़न कहते हैं, लोग नहीं आते, लेकिन हमें बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि ये जो बादल जिस तरह से उड़ रहे हैं और जो माउंटेन्स है ना उसके अंदर बिल्कुल भी चट्टान जैसा, कुछ पत्थर जैसा नहीं दिख रहा है, पूरी हरियाली है माउंटेन पे, और उसके ऊपर से जो बादल उड़ रहे हैं वो जो है ना वो एक अलग ही मतलब सीन है। वो शायद आप समर में आएंगे तो शायद ना दिखे आपको, या फिर विंटर्स में आए तो शायद ना दिखे, कुछ और डिफरेंट
ऐसा नहीं है कि उस समय अच्छा नहीं होगा, उस समय कुछ डिफरेंट होगा, वो भी अच्छा होगा। हमने अभी मानसून सीज़न चुना क्योंकि हमारी थोड़ी मजबूरी थी, तो बाकी ये कि हमें यहाँ पे भी काफ़ी एंजॉय कर रहा है। तो बजट ट्रैवलर के लिए बहुत बढ़िया है कि अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ, नितिन के साथ। जैसे कि पिछली वीडियो में भी आपने देखा ही था, मैंने आपको बताया था कि वो काठ गोदाम में क्या हुआ था। जैसे कि हम दिल्ली से आए हैं, तो दिल्ली से काठ गोदाम के लिए डायरेक्ट ट्रेन चलती है और उसकी जो टिकट थी वो करीब 120 रुपये थी, जो कि बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस लगा मुझे। और क्योंकि अगर आप बस वगैरह भी करते तो आराम से 800-900 रुपये की उसकी टिकट होती है। तो हम बस ट्रेन से आए, उसके बाद ट्रेन से उतरने के बाद हम जब यहाँ से बस ढूंढ रहे थे काठ गोदाम नैनीताल के लिए, तो नैनीताल के लिए बस में हमें काफ़ी टाइम लग रहा था, मिल ही नहीं रही थी कोई बस। तो एक बेसिकली एक पर्सन है जो यहाँ पे बहुत सारे बिज़नेस करते हैं, मतलब सामान है वो जो काठ गोदाम से या हल्द्वानी से जो है नैनीताल पहुँचाते, तो उनका टेम्पो था, तो उन्होंने हमें बैठा लिया, एक तरह से लिफ्ट दे दी, पेड लिफ्ट थी, 100 रुपीज़ पर हेड लिए उन्हें। हमें थोड़ा सा इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि उससे बहुत सीनिक जो व्यूज़ हमें मिले और उसकी हम वीडियो भी बना पाए। मतलब अगर हम बस में होते तो शायद वो वीडियोस हम नहीं बना पाते, है ना। तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल ही हो गया, बहुत अच्छा कि हमें बस नहीं मिली। ये सामने देख रहे होगे, यहाँ पे बोर्ड पे सूचना में लिखा हुआ है, झील में मछलियों को चारा डालना मना है। मछलियों को चारा डालने से उनको अनेकों प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। झील में पैर डालकर बैठना सख्त मना है, पकड़े जाने पर जुर्माना 500 रुपये वसूला जाएगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे झील में देखोगे ना, तो ये काफ़ी सारी मछलियाँ हैं और यहाँ पे इन मछलियों को खाना खिलाने के नाम पे कई लोग जो है 200 रुपये 300 रुपये चार्ज कर रहे हैं। वो ब्रेड लेके आते हैं और आपको जो है दे देते हैं। अब ये ब्रेड जो है वो इनके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एक्चुअली में ये जो मछलियाँ हैं वो इसलिए लाई गई थी, ये जो झील है इसमें तालाब का जो पानी है उसको साफ़ करेंगे ताकि इसकी जो गंदगी है या फिर जो भी इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उसको ये खाते हैं, वो इनका फूड होता है, वो भी नेचुरल फूड होता है। तो यहाँ पे क्या है कि लोग जो है अपना एक बिज़नेस बनाने के लिए, ताकि लोग अपने उससे पैसा कमा सकें, वो क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको थोड़ा बेसिकली एनकरेज करेंगे कि आप इनको खाना खिलाओ, ये इनको भूख लगी है, वो आपको ब्रेड ला के देंगे, है ना। तो ये सब ना करो। मैंने अभी आपको बोर्ड दिखाया ना, वहाँ पे ये प्रॉपर वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ मछलियों को खाना खिलाना बिल्कुल मना है। उसके बावजूद भी जो है लोग यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे आओ तो इस स्कैम में मत पड़ना बिल्कुल भी। कोई भी आपको कहे कि मछली को खाना खिला दो, 200 रुपये लगेंगे, हम खाना आपको दे देंगे, तो उस तरह से किसी भी स्कैम में आप ना पड़ो। और अगर आप अभी देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे एक तरह से घाट है ये, यहाँ पे जो बोट्स हैं वो खड़ी हो जाती हैं। और अभी देखो अभी एक राइड किसी ने शुरू की है, वो बेसिकली एक चक्कर काटने ले जा रहे हैं। हमने ये राइड नहीं की क्योंकि मुझे उतना वर्थ नहीं लगा, क्योंकि एक बहुत छोटा सा चक्कर है, ये सिर्फ सामने जाके वो वापस ले आते हैं और इतने से टाइम के लिए वो 320 रुपीज़ समथिंग चार्ज करते हैं। लेकिन हाँ, एक एक्सपीरियंस के लिए अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बाकी ये कि पॉइंट यहाँ पे इस समय जो मानसून है उस समय यहाँ पे जो सीनिक जो ब्यूटी है ना, मतलब नेचुरल जो ब्यूटी है वो बहुत ही अलग लेवल पे है इस समय। तो गाइस अभी हम नैनीताल में नैना देवी जो टेंपल है वहाँ पे मैगी खा रहे हैं और पीछे जो है वो बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। और मोमोज़ अभी हमने ट्राई किए थे, तो हमारा जो एक्सपीरियंस था मोमोज़ खाने का बहुत ही डिफरेंट था। और थोड़ा सा मोमोज़ के बारे में तुम बताओ नहीं क्या था। मैंने तो ऐसे कभी दिल्ली में मोमोज़ तो कभी खाए ही नहीं है, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट था। और उन्होंने मतलब 40 रुपीज़ की प्लेट दी थी, जिसमें कि उन्होंने 4 पीस दिए थे जो कि वर्थ इट थे। और उन्होंने बटर वगैरह लगा करके अच्छे से दिया था और सॉस भी उनकी बहुत अच्छी थी, मतलब कि बिल्कुल प्योर सॉस थी। और उनका जो अंदर का जो होता स्टफिंग जो थी उसकी, वो भी काफ़ी अच्छी थी, टेस्टी। बेसिकली जो ऊपर का आउटर लेयर होता है ना मोमोज़ का, जैसे हम लोग दिल्ली में कभी ट्राई करते हैं तो वो बहुत हार्ड और थोड़ा ड्राई होता है, तो ये काफ़ी सॉफ्ट था और बहुत ही बारीक लेयर थी उसकी। तो मतलब इतनी सॉफ्ट की जैसे हमने जैसे ही अपने मुंह में उसको रखा तो वो बिल्कुल एक तरह से पिघल सी गई थी, मतलब हमें। और पीछे आपको बारिश का साउंड तो आ ही रहा होगा, ये बिल्कुल पहाड़ है और पहाड़ से ही लगा हुआ ये रेस्टोरेंट इन्होंने बना रखा है। आप पीछे देख रहे होंगे ये पहाड़ है ऊपर, ठीक है। तो बारिश हो रही है और हम लोग जो है मैगी एंजॉय कर रहे हैं, तो मैगी एंजॉय कर रहे हैं पहाड़ों की, ठीक है। तो अभी इसको एंजॉय करते हैं और उसके बाद वहाँ मिलते हैं। गाइस यहाँ से आगे जो है नैना देवी टेंपल है, बिल्कुल सामने वहाँ से गेट है, वहाँ पे एंट्री शुरू हो जाती है। और नैना देवी टेंपल में वीडियो बनाना, फ़ोटोग्राफी करना या फिर रील्स बनाना बिल्कुल अवैध है, बिल्कुल भी मना है। इसी वजह से मैंने किसी तरह का रूल्स ना टूटे इस वजह से कोई वीडियो वहाँ की नहीं बनाई है। लेकिन वहाँ पे हम गए थे, वहाँ पे दर्शन किए, हमें बहुत अच्छा लगा, काफ़ी शांति मिली वहाँ पे।
किसी भी धार्मिक स्थल पे आप चले जाइए, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि एक अलग तरह की जो है शांति जो है वो मिलती है। उसी तरह की जो शांति है हमें नैना देवी टेम्पल पे मिली। हमने वहाँ पे माता के दर्शन किए, हनुमान जी की भी दर्शन किए, वहाँ पे शिव जी को जल चढ़ाया। और उसके बाद हम जो है यहाँ पे एक सीनिक जो यहाँ पे ब्यूटी है इसको एंजॉय कर रहे हैं। किस तरह से लेक है सामने, काफ़ी सारे लोग जो है बोटिंग करना चाह रहे हैं यहाँ पे। गाइस अगर आप देखोगे तो ये एक धर्मशाला का रूम है। इसका किराया 130 रुपये है, जिसमें हमें दो बेड मिले हैं। आप ये देखो, एक मेरा फ्रेंड है जो आराम से रेस्ट कर रहा है। सामने एक बेड है, एक मिरर भी दिया हुआ है अगर आप रेडी होना चाहते हैं कोई। इसके अलावा ये जो बेड है, एक दूसरा बेड है जिस पे मैं बैठा हूँ। इस पर मैंने यहाँ पे हम लोग सो भी गए थे, मतलब आए थे तो हम मतलब सो गए थे दोनों। और सोने के बाद जब उठे तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश का मौसम हो रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। उससे मैंने बोला था कि कुछ रेनकोट वगैरह कुछ तुम्हारे आसपास मिले तो मिल लिया मैं, क्योंकि उसके वहाँ पे उसने बताया था सस्ते मिलते हैं, और सच में सस्ते मिलते हैं। इसकी जो इसका प्राइस टैग है वो करीब 499 लिखा हुआ है, लेकिन हमें ये आराम से 100 रुपये के मिल गए हमें। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसकी एक ख़ास बात है कि इसको ना यूज नहीं कर पाते। इसमें क्या हुआ कि जैसे ही हम इसको पहन के निकले बाहर, तो जैसे ही धर्मशाला के रूम से बाहर निकले बारिश रुक गई। तो कोइंसिडेंस हो सकता है, बारिश रुक गई, हम आगे गए। पूरा रास्ता हमने पैदल चला, कहीं हमें बारिश नहीं मिली। हम एक जगह पे गए, वहाँ पे हम बैठ गए जहाँ पे कुछ शेड्स वगैरह लगे हुए थे, आराम से मैगी वगैरह खा रहे थे। उसकी वीडियो जो आपने देखी थी अभी कि हम लोग दोनों मैगी खा रहे थे, वहाँ पीछे बहुत तगड़ी बारिश हो रही थी, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। हमने सोचा कि अब हमारा जो है वो थोड़ा टेस्ट हो जाएगा कि हमारा जो बरसाती है वो किस तरह का है, ये रेनकोट। हम जैसे ही हमने खाना खाया और हम उठे और हम बाहर निकले, यहाँ पे इतना ज़बरदस्त वैसे वेदर है कि विद इन अ मिनट जो है चेंज हो जाता है सिनारियो। तो जैसे ही हम बाहर निकले, भाई गॉड एक बूंद नहीं थी वहाँ पे। हम पूरा रास्ता चले, हम बहुत जगह पे घूमे, इधर उधर जो भी मॉल रोड है वहाँ पे, है ना। और इसके अलावा नैना देवी टेम्पल घूमे, पूरी नैनीताल लेक घूम के आ गए। बस अड्डे चले गए, बहुत सारी टाइमिंग पता चल कर ली कि मेरी बस जो है लास्ट बस कब आती है। हमने टिकट बैठ के वहाँ बुक कर ली, कुछ नहीं हुआ। हम वापस आए अपने धर्मशाला के रूम पे। अभी जैसे कि मैं बैठा हुआ हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे। आप यहाँ पे अगर विंडो पे देखोगे शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी, बहुत तेज़ इस समय बारिश हो रही है। तो अभी तक हमारे ये जो 2 रेनकोट हैं, ये जो चेयर पे पड़े हुए हैं, वो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए। पता नहीं ये कोई मैजिकल पावर्स हैं, ये क्या है, आई डोंट नो, बट ऐसा हुआ है हमारे साथ। बाकी थोड़ा सा देखिए नॉइज़ थोड़ा सा अजीब सा आएगा क्योंकि पीछे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन यहाँ पे मैं अभी जो बात करना चाहूँगा वो कॉस्ट की बात करना चाहूँगा। ये जो पूरी ट्रिप है अभी तक हमारा कितना खर्चा हो चुका है, देखो करीब हमारा 700 खर्च हुआ है। हमने क्या किया, सारे जो कॉस्ट हुए हमने ऐड किए। हमने व्हाट्सएप, जहाँ पे भी कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं हम व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, ताकि हमारे पास एक कैलकुलेशन रहे। पर्पज़ इसके पीछे ये है कि हमें एक आइडिया रहेगा कि हमने कोई ओवर स्पेंडिंग तो नहीं कर दी, और हमारा बजट एग्जैक्टली में है कितना। क्योंकि क्या होता है कि जब हम खर्चा कर रहे होते हैं और अगर इस तरह से कहीं लिख नहीं रहे होते हैं तो हमें आइडिया ही नहीं होता है कि हमने कहाँ पे किस का पेमेंट किया। क्योंकि मान लीजिए मैं अभी अपना अकाउंट खोलूँगा, मैं देखूँ कि यहाँ पे 50 रुपये खर्च किए थे, मुझे याद ही नहीं आएगा मैंने किस चीज़ के लिए पे किए थे। तो ठीक है, तो सारे वो चीज़ें हैं वो मैंने लिखी। तो हमारा अभी तक 700 रुपये का आया, तो खर्चा वो 700 रुपये में हमारी रिटर्न टिकट जो है इंक्लूड है। मतलब रिटर्न जो हमारी दिल्ली तक टिकट है वो इंक्लूड है। अभी हमारा क्या होगा कि वो सुबह की टिकट है, तो अभी शाम को जो हम खाना वगैरह खाएंगे जो भी वो खर्चा, और यहाँ पे नैनीताल से काठगोदाम का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से तक जाने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगर मान लूँ तो 100 रुपये और हो जाएगा, चल 200 रुपये हो जाएगा, तो 900 तक हमारा खर्चा हो जाएगा। तो अगर मैं बहुत राउंड एवरेज लगा लूँ कि भाई हो सकता है कि हमें ट्रेन में जाते वक्त कुछ भूख लग जाए, वैसे तो दिन की ट्रेन है तो लंच करने का हमारा मन कर सकता है, तो 1000 अगर कहूँ तो 1000 रुपये में नैनीताल की ट्रिप, वो भी दिल्ली से नैनीताल। मैं ये मतलब मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतना बजट में ट्रैवल कर सकता हूँ। और सच में अगर कोशिश की जाए बजट ट्रैवलिंग की ना, तो बिल्कुल हो सकता है। तो अगर आपको आइडिया मैं दूं कि ये बजट ट्रैवलिंग पॉसिबल कैसे हो पाई, इसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे उतरे थे तो हमारे पास कुछ ऑप्शन थे। हमारे साथ एक बहुत स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ था, पिछली वीडियो आपने देखी होगी, जिसमें हम बाल एकदम मुझे मतलब फंसते बचे थे किसी स्कैम से। तो हम वहाँ से निकले, उसके बाद हमने वो जो रात है वो स्टेशन पे ही बिताए, हम किसी भी होटल पे नहीं गए। हम सुबह होने के बाद जो है वो नैनीताल आए थे, तो हमारा जो एक रात का स्टे है वो पूरा फ्री हो गया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी
यहाँ से हम जब रात में बेसिकली यहाँ से निकल जाएंगे नैनीताल से काठगोदाम रेलवे स्टेशन के लिए, वहाँ पर हम रेलवे स्टेशन पे ही स्टे करेंगे फिर से रात में, और जो एक रात और है हमारा जो खर्चा है वो बच जाएगा। बेसिकली हमने जो रूम लिया था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, दिल्ली से काठगोदाम आए थे, है ना, उसके अलावा हम स्टेशन पे भी सो नहीं पाए थे। वो जो इंसिडेंट हुआ था वो इतना उसने परेशान कर दिया था हमें, उसकी वजह से हम सो नहीं पाए थे। हम सारी रात स्टेशन में बैठ कर उसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे। आज और भी बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, पैसेंजर्स थे जो वेट कर रहे थे अपनी अपनी ट्रेन का, वो भी इन्वॉल्व हो गए थे। वो भी हमसे पूछने लगे कि क्या हुआ, तो हमने उनसे भी बात कर रहे थे। तो बात करते करते पूरा दिन बीत गया था। तो हमें कम से कम 3-4 घंटे की एक ऐसी रिलैक्स वाली नींद चाहिए थी, क्योंकि अगर वो नींद पूरी नहीं होती तो हम घूम भी नहीं पाते। तो हम लोग यहाँ पे आए, सुबह 3-4 घंटे सो गए, तो उसके हमें 130 रुपये देने हुए। लेकिन अगर मान लीजिए हम थके नहीं होते, इमेजिन कीजिए कि अगर ये रात की ट्रेन होती तो हमारे लिए और भी बेनिफिट होता। शायद ये खर्चा जो 1000 पहुँच रहा है ना, ये आराम से 700-800 तक में और निपट जाता, 200-300 रुपये और कम हो जाते। क्योंकि उस केस में हम क्या करते, सुबह ट्रेन ख़त्म होती है, हम ट्रेन से सीधे यहाँ पे आ जाते, नैनीताल में सारा दिन घूमते, शाम को फिर रात की ट्रेन पकड़ के वापस चले जाते। बट ट्रेन की जो टाइमिंग है उसको भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, उससे भी जो बजट है वो बहुत इम्पैक्ट होता है। अब हुआ ये कि हमारी जो ट्रेन थी आने वाली, हमें रात में उतारा है वहाँ पे काठगोदाम में। अब रात में कहीं घूम नहीं सकते तो हमें स्टे करना ही था, तो हमें वहाँ स्टेशन पे हमने गुजारा। और उसकी वजह से हम जो थक गए थे, और थकने की वजह से हमें ये यहाँ पे रूम लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमें रेस्ट करना था। और जब रेस्ट किया तो ऑब्वियसली बात है कि थोड़ी जब ट्रिप जो है वो एक्सटेंड होती है तो वहाँ पे खाने पीने का खर्च जो है एडिशनल हो जाता है। क्योंकि हम जब सारा दिन खा रहे हैं तो हमारा पर्पस ये था कि रात में कोई ट्रेन मिल जाए। अब रात में अगर ट्रेन मिलती तो क्या होता है कि हम सीधे वहाँ पे उसमें सोते और स्लीपर ट्रेन में सोते सोते चले जाते, और कोई स्लीपर ट्रेन या फिर किसी भी तरह की कोई भी ट्रेन हमें मिली नहीं। तो हमें अगले दिन मॉर्निंग में हमें टिकट बुक करनी पड़ी। तो अभी रात में जो हमारा खाने पीने का जो एक्स्ट्रा खर्च होगा, क्योंकि जो ट्रिप एक्सटेंड हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे की टाइमिंग की वजह से एक्सटेंड हो रही है। अगर रेलवे की टाइमिंग, अगर रेलवे की यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज बहुत होती ट्रेन की, तो ये जो खर्चा है वो और भी 30-40% कम हो सकता था। और क्योंकि देखिए नैनीताल और काठगोदाम, हल्द्वानी, ये जो ऐसे एरियाज़ हैं वो थोड़े से ना मैं ये कहूँगा कि थोड़े से छोटे हिल स्टेशन हैं, इतने ज़्यादा फ्लडेड नहीं है। तो गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे जो रेलवेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रेन यहाँ पे आती नहीं है। 1 या 2 ही ट्रेन ऐसी हैं जो आती हैं दिल्ली से, तो उसकी वजह से हमारे पास ऑप्शन बहुत कम थे, और यही रीज़न था कि जो है ट्रिप एक्सटेंड हो गई। तो ये मेरा पूरा बेसिकली वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम जो है बहुत एक्सट्रीम बजट में हम जो ट्रैवल किया, हमने सिर्फ अराउंड 800-900 रुपये में, ऑलमोस्ट 1000 में हमने जो है एक नैनीताल की ट्रिप जो है वो कंप्लीट कर ली। तो मुझे लगता है कि इससे भी सस्ता और हो सकता था अगर शायद कोई और डेस्टिनेशन होगा। अगली बार किसी डेस्टिनेशन को चूज़ करेंगे तो और भी चीज़ें पहले से रिसर्च करके आएंगे, क्योंकि वैसे पहली एक एक्सट्रीम बजट ट्रैवलिंग थी हमारी, तो बहुत सारी नई चीज़ें भी हमने सीखी हैं। तो उन सब चीज़ों को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो और भी ज़्यादा जो है इसको ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे अपने ट्रिप को। तो इसी पर्पज़ के साथ कि आपने एंजॉय किया होगा हमारे साथ ये पूरा एक्सट्रीम बजट ट्रैवल। इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।